आदित्य क्लासेस में आप सभी लोगों का सी.टेट की क्लास में स्वागत है। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे क्षेत्रवृत्ति शुरू करने वाले थे, 3D फिगर वाले को शुरू करने वाले थे। एक्चुअली आपके सी.टेट की क्लास में 3D फिगर कुछ अलग हटके दिया हुआ है, जैसे कि आपके साइड में 3D फिगर के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको पढ़ना है, कम में पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ कि आपके सिलेबस में है कि आपके चारों तरफ जो ठोस आकृति है उसके बारे में जानना है, यानी कि हमारे चारों तरफ, चैप्टर का नाम है हमारे चारों तरफ या चारों ओर, हमारे चारों ओर ठोस आकृति, ठोस आकृति ये चैप्टर का नाम है, जिसके बारे में हमको समझना है। वो भी याद रखें 3D फिगर को 2D फिगर से रिलेटेड है नहीं, आपके सिलेबस में ऐसे ही दिया भी गया है। पहली चीज जैसा दिया गया वैसे ही हमको जानना भी है, ज़्यादा इस पर हम लोग को रिसर्च नहीं करना है। तो लिखा है हमारे चारों ओर ठोस आकृति, जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें हमारा आ सकता है। इसमें हमारा आ सकता है प्रिज्म आ सकता है, जिसके बारे में पहले पढ़ाया जा चुका है। दूसरा हमारा आ जाएगा पिरामिड, दूसरा आ जाएगा पिरामिड। इसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक आएगा जिसके अंदर आएगा घनाभ, जिसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानना है, सिर्फ घन आएगा। और भी हम सिलेंडर देख सकते हैं अपने चारों ओर, सिलेंडर, बेलन। उसके बाद हम देख सकते हैं छठवां, जिसको हम बोल सकते हैं बेलन के बाद शंकु। उसका सातवां हम देख सकते हैं इसके पर गोला। तो इतनी बातें हमको समझना है, जो छोटे छोटे मोटे क्वेश्चन से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके, आते हैं पहले टॉपिक की तरफ, प्रिज्म की तरफ आते हैं। तो देखिए इसमें आपका पहला जो है प्रिज्म किसे कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले प्रिज्म किसे कहते हैं तो पीछे बताया जा चुका है, फिर से समझ लें। जैसे प्रिज्म में क्या होता है कि आधार में कोई एक बहुभुज होता है और इसके दीवालों पर कोई आयताकार दीवारें लंबवत खड़ी कर दी जाए तो इस प्रकार की आकृति प्रिज्म कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं यदि आधार में कोई भी, जैसे कोई भी बहुभुज का मतलब होता है कि आप त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज कोई भी ले सकते हैं। आधार में कोई भी बहुभुज लेकर भुजाओं पर लंबवत, मतलब लंबवत ऐसे खड़ा करना है। इस पर जैसे लंबवत ये दीवारें खड़ी है, इस पर ये दीवारें खड़ी है, इस वाले पर देखिए ये दीवारें खड़ी है और इस पर ये वाली दीवारें खड़ी है, पूरा ये वाला देखिए ये वाली दीवारें खड़ी है। लंबवत, भुजाओं पर लंबवत दीवारें खड़ी कर दी जाए, दीवारें खड़ी करके आधार के समान ऊपरी भाग को बंद कर दिया जाए या आधार को बंद कर दें। इस प्रकार की आकृति हमारी प्रिज्म कही जाती है। अब इस प्रिज्म को बनाने की एक बार कोशिश किया जाए। चलिए प्रिज्म को बनाते हैं। जैसे प्रिज्म बनाने के लिए मान लेते हैं आधार में मैंने एक आयत ले लिया और इस पर मैंने एक लंबवत दीवारें खड़ी किया। ऐसे लंबवत दीवारें ऊपर से खड़ा न करेंगे, सॉरी, देखिए जैसे मान लेते कोई आयताकार इस तरीके से दीवारें मैंने लिया और इस पर इस तरीके से लंबवत मैंने ऐसे लंबवत दीवारें खड़ा किया। तो एक दीवार यहाँ से खड़ा हुआ, एक दीवार यहाँ पे खड़ा हुआ, एक दीवार यहाँ पे और एक दीवार यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो आकृति आपके सामने दिख रही है वो आपका प्रिज्म कहा जाएगा। जैसा आधार है वैसा ऊपरी भाग है, इस प्रकार से प्रिज्म होगा। इस प्रिज्म में देखेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये होगा सी, ये हो जाएगा डी, ये निचला भाग हो गया। और ऊपर वाला पृष्ठ आपका देखिए कौन कौन सा ऊपरी पृष्ठ हमारा बना है। ऊपरी पृष्ठ की हम जब बात करेंगे तो ऊपरी पृष्ठ देखिए हमारा कौन सा बना है, ए बी सी डी, और यहाँ पे ले लीजिए ई, इसको ले लीजिए एफ, इसको हम ले लेंगे जी और इसको ले लेंगे एच। सबसे पहली बात आती है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपसे पूछेगा कि बताइए इसके अंतर्गत कुल पृष्ठ कितने होंगे।
आपसे अगर पूछ ले कुल पृष्ठ बताइए कितना होगा, तो कुल पृष्ठ कैसे निकालेंगे? तो देखिए कुल पृष्ठ आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, कुल पृष्ठ अगर आपको निकालना है तो आधार में, जैसे इसमें पृष्ठ देखिए कितना है, पृष्ठों की बात करें तो देखिए कितने पृष्ठ हैं, ध्यान से देखेंगे। एक तो पृष्ठ ये वाला है, एक पृष्ठ हुआ, इस पर ये वाला 2 पृष्ठ हुआ, और इस पर आपका 3 पृष्ठ हुआ, और इस भुजा पर ये 4 पृष्ठ हुआ, एक ऊपर नीचे आपका 8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आधार में अगर 4 गो भुजा है तो चारों भुजा पर 4 गो दीवार बनेगी, वो 4 पृष्ठ आपके कहलाएंगे। और एगो छत एगो फर्श, तो 2 और जोड़ लीजिए तो 4 2 6 हो गया। लेकिन आधार में अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, और 3 भुजाएं तो तीनों भुजाओं पर 3 गो दीवार बनेगा, और ऊपर नीचे 3 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार से कुल पृष्ठ अगर निकालना है तो हम निकालेंगे आधार में कुल भुजा निकालेंगे। आधार में जो कुल भुजा होगी उसमें आपको 2 ऐड कर लेना होगा। बात समझ में आया? समझ में आया? तो इस प्रकार से पृष्ठों की संख्या निकालने के लिए आधार में कुल भुजा प्लस कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है कि बताइए दूसरा पॉइंट, कि अगर यहां से पूछ ले कि कुल कोना कितना होगा, कुल कोना बताइए कितना होगा। तो कुल कोना देखिए कितना होगा, एक कोना यहाँ पर, एक कोना यहाँ पर, एक कोना यहाँ पर, एक कोना यहाँ पर, और 4 गो कोना नीचे भी पड़ेगा। तो इस प्रकार से कोनों की संख्या टोटल आपकी 8 नजर आएगी। तो कोना देखिए 1 2 3 4, आधार में 4 है तो ऊपर भी 4 होगा, 4 4 8 होगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर आधार में 4 गो भुजा है तो 4 गो कोना मिलेगा, तो 4 गो ऊपर तो 4 गो नीचे। तो मतलब आधार में जितनी भुजा होगी, आधार में जो कुल भुजा होगी, आधार में जितनी भी भुजा होगी उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई बस कर लेना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, आप बताएं कुल किनारा कितना होगा। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कुल किनारा कितना होगा, देखिए कुल किनारा कैसे निकालेंगे। कहा जाता है कि जब 2 कोनों को आपस में मिला देंगे तो जो भुजा मिलती है उसे हम किनारा कहते हैं। जैसे इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। इसके बाद देखिए 5 6 7 8, ये वाला देखिए 9 10 11 12। तो हम कह सकते हैं कि आधार में अगर 4 भुजाएं तो 12 आ रहा है, 5 होगा तो 15 आएगा, 3 गुना कर रहे हैं हम। तो कुल किनारों की बात करें तो यहाँ पे कुल किनारा आएगा, जो आधार में कुल भुजा होगी, आधार में जो कुल भुजा होगी उसका आपको ट्रिपल करना होगा। उसका चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसमें कि बताइए कुल दीवालों की संख्या कितनी होगी, यानी कुल पार्श्व पृष्ठ कितने होंगे। तो कुल पार्श्व पृष्ठ का मतलब यही अच्छे से याद रखें कि जैसे कोई भी आधार में लिया गया, चतुर्भुज लिए हैं तो चतुर्भुज पर कितनी दीवारें लंबवत खड़ा कर सकते हैं। तो चतुर्भुज में 4 गो जो भुजा है तो 4 गो दीवार खड़ा कर सकते हैं। तो चारों जो दीवार खड़ा होगा वही तो कहलाएगा पार्श्व पृष्ठ। तो कुल पार्श्व पृष्ठ के लिए आधार में जितनी भुजा होगी उस पर उतना पार्श्व पृष्ठ बनेगा। यानी आधार में कुल भुजा जो होगा वह किसको दर्शाएगा, तो सब लोग जानते हैं आधार में जो कुल भुजा होगा वही तो दर्शाएगा पृष्ठ, आधार में कुल भुजा तो दर्शाएगा कुल पार्श्व पृष्ठ के लिए। प्रिज्म का एक नई बातें और भी सीख लीजिए, जैसे इसका आयतन अगर पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। वैसे ये वाला आपके सिलेबस से नहीं है, बस इसका फार्मूला बता देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल मैंने लिया तो याद रखिए आधार में वर्ग होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल लीजिएगा, आधार में वृत्त होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल लीजिएगा, आधार में त्रिभुज होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लीजिएगा। उसके बाद इसमें हमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई करा लेना होगा। जैसे ऊंचाई से मल्टीप्लाई कराएंगे आप यहाँ पर आयतन पाएंगे। इसके बाद पूछ सकता है कि बताइए पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपसे पूछ दे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा तो इसको हम लिख सकते हैं
आधार का परिमाप, जो भी आधार का परिमाप है, आधार का जितना परिमाप है, आधार का परिमाप लेंगे ना, आधार का जो परिमाप है उसमें आपको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर लेना होगा बस। जैसे आधार के परिमाप में हमेशा आपको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद एक और फार्मूला इससे पूछ सकते हैं, 7वां कह देगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। अगर आपसे पूछ दे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं क्या होगा, तो जो आपने पार्श्व पृष्ठ निकाला है उसको ले लीजिए, यानी लिख लेंगे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे, अब 2 गुणे, अब देखिए 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई बाई ऊपर और नीचे की एरिया हो जाएगी, तो यानी कि बोल सकते हैं प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो ये आपके सामने पूरे के पूरे फार्मूले आपके सामने नजर आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे इस तरह, तो देखिए प्रिज्म के बारे में हम लोग समझ रहे थे, तो प्रिज्म के लिए देखिए क्या क्या फार्मूले हमने बताया था। अगर मान लेते कोई एक साफ प्रिज्म है तो इसके कुल पृष्ठों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मैंने सारे फार्मूला आपको बता रखा है, पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, मतलब जस्ट अभी पीछे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब इस पर मान लेते हैं कि अगर आ गया आपके सामने सेकेंड आकृति, जिसको हम पिरामिड बोल सकते हैं, पिरामिड बोल सकते हैं, तो पिरामिड के लिए देखिए क्या क्या चीजें बोलेगा। तो हम लिख सकते हैं यदि किसी भी बहुभुज को आधार मानकर, किसी भी बहुभुज को आधार मानकर उनके भुजाओं पर तिर्यक त्रिभुजाकार दीवारें लगाकर एक बिंदु से जोड़ दिया जाए, एक बिंदु से दीवारें लगाकर सभी दीवारों को सभी दीवारों को एक बिंदु से जोड़ दिया जाए, एक बिंदु से जोड़ दिया जाए, तो इस तरह की आकृति पिरामिड कहलाती है। अब जैसे पिरामिड आपको बनाना है, जैसे मान लिया गया कि आपके सामने एक चतुर्भुज है या वर्ग है, अब इस पे मान लेते हैं त्रिभुजाकार, इस पर बनाना है, इस पर एक छोटे से पॉइंट से जोड़िए, तो एक ऐसे मैंने जोड़ा, एक ऐसे जोड़ा, एक यहाँ से बना के जोड़ दिया, एक यहाँ से बना के जोड़ दिया। तो आपके सामने देखिए एक जो भी आकृति आपके सामने यहाँ पर बनी है, इस आकृति से हम कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने देखें एक आकृति बनाने की चलिए कोशिश किया जाए। जैसे मान लेते हैं आपको आकृति एक बनानी है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक मैंने ले लिया, एक यहाँ पे मैंने ले लिया एक रेखा, यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर ले लिया, उसके बाद देखें और एक रेखा आप लाकर यहाँ पे ले लीजिए, ऐसे सीधी रेखा ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से मैंने एक रेखा ले लिया ऐसे करके, और इसी को हम ले चलकर यहाँ से ले लेते हैं, एक रेखा यहाँ से भी ले ले, और देखें यहाँ से, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मान लेते ऊपर भी लाकर ऐसे मैंने इसको ज्वाइन करा दिया ऐसे, सॉरी यहां से लेकर इसको मैंने ज्वाइन करा दिया। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि आपके सामने जो आकृति दिख रही है, ये तो हमारा आयत हो जाएगा, इसको तो हम आयत बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आयत। ये आपके सामने एक आयत हो गया, और यहां से बोला है कि एक और बिंदु लीजिए, जैसे एक और हमने बिंदु लिया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु हमको लेना है,
और यहां से लेकर, जैसे मान लेते हैं हर एक दीवालों से, जैसे यहां से देखिएगा, जैसे मैंने एक बिंदु से लेकर ऐसे मैंने बनाया, जैसे मान लेते हैं यहां से मुझे ज्वाइन कराना है, यहां से मान लेते मुझे ज्वाइन कराना है, यहां से एक दीवार यहां से बन गया आपका, और एक और यहां से बना लेते हैं हम, एक यहां से भी लगा देते हैं। देखिए देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ से। हाँ, एक दीवार मैंने यहां से खींच दिया, ठीक है। और एक दीवार मान लेते हैं हमने यहां से भी लगाया ऐसे, उसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक दीवार यहां से लगाया, यहां से मैंने इसको लगा लिया। हाँ ठीक, चलिए, एक मतलब ऐसे आकृति मैंने बना दिया, इस पे लाकर इससे ज्वाइन कराया मैंने, और एक इधर साइड से भी बना देता हूँ। देखिए यहां से आपके सामने एक आकृति नजर आ रही है, इसको हम बोल सकते हैं पिरामिड है, ठीक है। आपके सामने जो भी आकृति बनी इसको पिरामिड बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे आप, यहाँ पे लिख लें, जैसे मान लेते हैं ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। ओ सॉरी, ये वाला देखें, आपने यहाँ पे जो चीजें बनाया, जैसे मान लेते यहाँ से एक लाइन जा रही थी, ये वाली, एक ये वाली लाइन जा रही थी, यहाँ से देखिए ये वाली लाइन जा रही थी, इसको आगे बना ले, इसको आगे और इसको आगे, यहाँ पे मैंने रख लिया इस तरीके से, ठीक है। या रुकिए, इसको लाइए कंप्लीट ही कर लेते हैं, ये गड़बड़ा गया है पूरा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, लेके फिर से इसको बना देता हूँ, रुकिए। देखिए यहाँ से देखिए ये वाली लाइन थोड़ा सा आगे मैं बना देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इस प्रकार से जो आकृति आपकी बनी है, ये जो आकृति आपकी बनी है, इस आकृति को हम कह सकते हैं, या ऐसे ही खींच लेता हूं, ये भी समझ ही लेंगे, ऐसे मिला है। अभी आपके सामने जो आकृति बनी इसको पिरामिड बोल सकते हैं। अगर इस पिरामिड में मान लेते यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, और इसको मैंने लिख लिया ई, और यहां से देखिए क्या क्या आपसे पूछ सकता है। पहली चीज आपसे पूछेगा कि बताइए कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, पहली चीज आपसे पूछ दे कुल कितने पृष्ठ होंगे। अब यहां से अगर आपसे पूछता है कुल पृष्ठ बताएं क्या होगा, तब पृष्ठ यहां पर देख ले क्या क्या हो सकता है। 4 दीवारें हैं तो चारों दीवारों पर 4 आपके पृष्ठ होंगे। एक इस पर देखिए बना हुआ है ए वाला, फिर ऊपर जाकर ऐसे बनाया हुआ है, तो मैं कह सकता हूं पृष्ठ को सब लिख देता हूं। यहाँ पे एक पृष्ठ तो ए बी सी डी दिख रहा है जो ये बेस में है, उसके बाद एक दिख रहा है ए डी और ई दिख रहा है, उसके बाद देखिए अगला आपका है बी सी और यहाँ पे ई दिख रहा है, उसके बाद हमारा हो जाएगा ए बी और ई दिख रहा है, इसके बाद हमारा सी डी और ई दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल पृष्ठों की संख्या 5 नजर आएगी। तो टोटल 5 पृष्ठ कैसे आएंगे, तो हम लिख सकते हैं आधार में, यहाँ पे लिखा जा सकता है कि आधार में जितनी भुजा होगी, यानी आधार में जितनी भुजा होगी, आधार में जितनी भुजा होगी, यानी लिख सकते हैं आधार में कुल भुजा, जितनी आधार में भुजा है, आधार में कुल भुजा, और उसके बाद इसमें आप एक प्लस कर लीजिए। उसके बाद दूसरा आपसे पूछ सकता है, दूसरा इस पर क्वेश्चन सेकेंड वाला आपसे पूछ ले कि कुल कोना बताइए कितना होगा। टोटल कॉर्नरों की संख्या अगर आपको बताना है, आधार में अगर 4 भुजाएं तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना और 5 कोना। आधार में 4 भुजाएं तो आधार में 4 कोना, एक ऊपर वाला कोना ले लेंगे, तो इसके लिए फार्मूला जस्ट ऊपर वाला ही हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं आधार में कुल भुजा, आधार में कुल भुजा और आगे +1 डाल लीजिए। इसके बाद तीसरा पूछता है कि बताइए कुल किनारा कितना होगा। अगर आपसे पूछ ले कुल किनारा कितना होगा, अगर आपसे पूछता है कुल किनारा बताइए, तो कुल किनारा देखिए कितने होंगे, 4 भुजाएं हो गई, 2 कोना को मिलाने वाला किनारा कहलाता है। तो एक किनारा ये होगा ए और ए, तो 4 किनारे, और ये देखिए 5, 6,
7 और एक 8, यानी 8 किनारे हैं। तो आधार में 4 भुजा तो 4 किनारा, 4 का डबल कर दें 8 हो जाएगा। यानी कि इसके लिए फार्मूला बना लेंगे, आधार में कुल भुजा, आधार में जितनी भुजा होगी कुल भुजा, और इसका आपको कर लेना है डबल। तो आधार में कुल भुजा का डबल कर लीजिए। चौथा अगर आपसे पूछ ले कि पार्श्व पृष्ठ बताएं कितने होंगे, तो पार्श्व पृष्ठ के लिए याद रखें, पार्श्व पृष्ठ के लिए आपको क्या करना है, आधार में जितनी भुजा होगी उन सभी भुजाओं पर पार्श्व पृष्ठ बनेंगे, यानी आधार में कुल भुजा आपका निकल कर आएगा। इस फार्मूले से आप इसको कर सकते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इस पर देखिए, इसके बाद हमारा आता है थर्ड वाला जो फिगर होता है जिसको बोलते हैं घनाभ। घनाभ याद रखिए, घनाभ के बारे में आपको क्या क्या समझना है। पूछेगा घनाभ, घनाभ के बारे में, तो लिखेंगे यह एक, सॉरी, देखिए आपसे क्वेश्चन बहुत ही कम इस पर पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिक चीजें पूछा जा सकता है। तो लिखेंगे पहला बात मार्च, इसके बाद देखें ये आपसे पूछेगा यह एक प्रिज्म होता है, यह एक प्रिज्म होता है। इसके बारे में और समझें, इसमें कुल 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। देखिए एक्चुअली इसको चाहे तो आप खुद निकाल भी सकते हैं। घनाभ है तो घनाभ के लिए आधार में होगा आयत, आयत होगा, और इस पर आप चाहें तो आप बना सकते हैं इस पर एक क्यूबाइड। तो आधार में देखिए, आधार में 4 भुजा है, तो आधार में 4 भुजा रखकर प्रिज्म वाले सभी फार्मूले को आप लगा के निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि इसमें कुल कितना किनारा होगा, तो फार्मूला हमने बताया था, किनारों के लिए ट्रिपल करना होता है आधार में भुजाओं का। तो आधार में अगर 4 भुजा है तो 4 3 12, तो 12 आ जाएगा। इसमें पूछ देगा कि इसमें, और भी पूछेगा, इसमें कुल 8 कोने होते हैं, इसमें कुल 8 कोना होता है, इसमें कुल 8 कोना होता है। इसके बाद पूछेगा कुल पृष्ठों की संख्या, तो सब आप प्रिज्म वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसमें कुल 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होता है। अगर आपसे पूछ दे कि पार्श्व पृष्ठ कितने होते हैं, तो पार्श्व पृष्ठों की संख्या इसमें होती है, कुल शब्द आगे लगा लें, कुल पार्श्व पृष्ठ आपके होते हैं 4, पार्श्व पृष्ठों की संख्या 4 होती है, तो कुल पार्श्व पृष्ठ 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो घनाभ के बारे में ये आपके 4-5 पॉइंट है जिसको जानना एकदम जरूरी है। तो ये आपके सामने क्यूबाइड का एक फिगर भी बना हुआ है, इतनी बातें इससे रिलेटेड है। अब इसके थोड़ा सा फार्मूले में भी आ जाते हैं, ये भी सीख लेते हैं। घनाभ के आयतन का फार्मूला हम लगाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का। इसके बाद इसमें पूछता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये अगर आपसे पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यूज करना होगा 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL का यूज करना होगा। इसके बाद आपसे पूछ सकता है इसका डायगोनल यानी विकर्ण आपसे पूछ सकता है, इसके लिए फार्मूला लगाना होगा √L² प्लस B² प्लस H²। इसके बाद आता है पार्श्व लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला यूज करना पड़ेगा 2 ब्रैकेट में BH प्लस HL, और 2 जब H को निकाल लेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 2L प्लस B। तो आपके सामने 4 फार्मूले हैं जहां से आप क्यूबाइड के सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। सब आया कहां से, तो देखिए अगर आपके सामने एक क्यूबाइड बनाया जाए तो यहां से देखेंगे, कहा जाता है इसके अंदर जितनी भी चीजें अगर इसके अंदर रखी जा सकती है उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम यानी आयतन। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें जितने पृष्ठ होंगे, जैसे इसमें आप देखिए कितने पृष्ठ नजर आ रहा है, जैसे A, यहाँ पे लिख लें B, यहाँ पे C, फिर D, उसके बाद लिखेंगे E, ये वाला हो जाएगा F, ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा H। तो पृष्ठ इसमें देखिए कितने नजर आएंगे, पृष्ठ एक तो है ABCD, एक पृष्ठ होगा जस्ट ऊपर EFGH, उसके बाद इधर साइड में आएगा तो FBFGD, इसके बाद आएगा BFG और D, जस्ट उधर साइड में आएगा ACE और H। सामने वाले को देखेंगे तो सामने वाला पृष्ठ होगा AEFB,
एक होगा ए, ई, एफ और बी। पीछे वाला आपका होगा सी एच डी जी, सी एच जी और डी। तो टोटल इसमें आपके सरफेसों की संख्या 6 होगी। तो बोला गया टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछता है तो क्या करना है कि इनके सभी के एरिया को निकालकर आपस में जैसे हम ऐड करेंगे तो ये निकल कर आएगा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो याद रखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, आप सभी के पृष्ठों के एरिया को आप जोड़ लीजिए, इससे निकल कर आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब यहां से अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर इसको L ले लें, इसको B और इसको H ले लें, तो आधार का क्षेत्रफल बनेगा LB, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई से ऊपर नीचे दोनों सेम हो गए इसलिए 2LB, 2BH और 2HL। 2 को बाहर कर लीजिए, बनेगा LB प्लस BH प्लस HL। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए आगे आएंगे तो इसके बाद हमारा होगा घन। घन से देखें, इसको देखिए सभी फार्मूले को बता देता हूं जितने भी हमारे स्पेस में पाए जाते हैं। इसके बाद आएगा क्यूब, जिसको बोलते हैं क्यूब, जिसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है, इसको क्यूब बोल सकते हैं। इसमें पहली चीज समझ जाए, यह भी एक प्रिज्म होता है। लिख लेंगे यह भी एक प्रिज्म होता है। ये भी एक प्रिज्म की आकृति की होती है, ये भी एक प्रिज्म की आकृति की होती है, आकृति की होती है, आकृति की होती है। और याद रखिए इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें आपसे अगर पूछ ले कोना कितना है तो सेम इसमें भी 8 कोना होगा। किनारा अगर कोई पूछ दे कितना किनारा होगा तो किनारा इसमें भी 12 हो जाएगा। और आप अगर इसमें पूछ ले पृष्ठ कितने होंगे तो 6 पृष्ठ होगा। अगर इसमें एक और बात आपसे पूछ लिया जाए कि पार्श्व पृष्ठ कितने होंगे तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया आपके 4 हो जाएंगे। कई बार ऐसे भी बेसिक से क्वेश्चन आ सकता है कि घन के लिए आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए इतनी। इसके बाद इसमें आएगा इसका वॉल्यूम का फार्मूला बताएं, इसका आयतन क्या होता है। तो आयतन के लिए लगा सकते हैं साइड का क्यूब, यानी भुजा क्यूब। याद रखें भुजा को अगर ए मान लिया जाए तो ए क्यूब होगा। उसका दूसरा आपसे पूछ सकते हैं बताइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखें, जब 6 घन के अंदर 6 पृष्ठ होगा, हर एक पृष्ठ वर्ग की तरह नजर आता है। वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर होता है, तो 6 साइड का स्क्वायर यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 6 भुजा का स्क्वायर, तो फार्मूला बनेगा 6a स्क्वायर। तीसरा बनता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ के अंतर्गत केवल 4 दीवारें आती है, 4 भुजाएं 4 सतहें आती है, तो 4 वर्ग होगा, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं। इसके बाद आएगा विकर्ण, और इसके विकर्ण का फार्मूला आप रख सकते हैं a√3। आते हैं अगले फार्मूले की तरफ। इसके बाद हमारा अगला जो आकृति होने वाली है, इसके बाद जो हमारी अगली आकृति होने वाली है, जैसे हमारी तीसरी आकृति जो आएगी जिसको बोलेंगे बेलन, बेलन यानी सिलेंडर, इसको बोलेंगे सिलेंडर। सिलेंडर देखिए कैसा होता है, पहले सिलेंडर, यहां से आप देखें सिलेंडर एक सामने दिख रहा होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि इस सिलेंडर के बीच वाले पोर्शन से अगर बाहर मान लिया जाए ये वाली दूरी अगर लिया जाए तो इस दूरी को स्मॉल आर से दर्शा सकते हैं, और स्मॉल आर को हम कह सकते हैं कि ये इसकी त्रिज्या होगी, यानी कि रेडियस होगा, ये इसका रेडियस होगा, और ये पूरा का पूरा आपका डायमीटर यानी कि व्यास हो जाएगा। याद रखिए इसको हम व्यास बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा व्यास है। तो व्यास का आधा करेंगे तो यहाँ से आपका रेडियस मिल जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं, इसके हाइट को ये दर्शाएंगे अच्छे से। इस पर क्या क्या चीजें आ सकता है, तो इस पर आपका पूछ सकता है पहले कि बेलन किस आकृति का है। तो बेलन के बारे में आपको जानना है कि यह भी देखेंगे, यह भी एक प्रिज्म होता है, यह भी एक प्रिज्म होता है, तथा इसके
इसके ऊपर और नीचे की आकृति, ऊपर और नीचे की आकृति यानी फिगर जो होता है, ऊपर और नीचे की आकृति वृत्त के समान, वृत्त बोले तो सर्किल, वृत्त के समान होती है, वृत्त के समान होती है। तो याद रखें, अगर कोई सिलेंडर है तो ऊपर नीचे वृत्त के समान होगी। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसके आयतन का फार्मूला क्या निकल कर आएगा। तो अगर बेलन का आयतन अगर आपको निकालना है तो लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, और इसमें आप हाइट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आधार के जस्ट नीचे आप वृत्त लिख सकते हैं, क्योंकि आधार में तो वृत्त होगा, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यहां से निकाल सकते हैं इसके आयतन को। इसलिए इसका फार्मूला थोड़ा बदल जाएगा और इसको लिख सकते हैं आयतन इक्वल टू आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एक्चुअली ये पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है, तो वृत्त का एरिया होता है, इसलिए इसके फार्मूले को हम रख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे एच लगा लीजिए। उसका दूसरा फार्मूला होता है कवर्ड सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि आधार में जो भी है, जैसे आधार में इस बार तो हमें वृत्त लेकर बेलन बनाया, तो आधार में वृत्त है तो हम लिख सकते हैं आधार का परिमाप, लेकिन वृत्त है तो इसका पेरीमीटर नहीं, इसका सरकमफ्रेंस लेंगे। तो आधार का परिमाप, परिमाप को हम परिधि भी बोल सकते हैं, लेकिन यह परिधि किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो वृत्त के रिस्पेक्ट में होगा। तो हम इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख देता हूं। यहां पर याद रखें वृत्त का, यहां पे लिख लेंगे आधार में वृत्त है तो वृत्त की परिधि, यहां पे लिख लेंगे वृत्त की परिधि और मल्टीप्लाई बाई यहां से ऊंचाई ले लीजिए। तो इसलिए इसका फार्मूला क्या बनने वाला है और कर लीजिए। इसके वक्र पृष्ठ का फार्मूला आने वाला है, क्या आएगा, 2 पाई आर और एच, ये आपका फार्मूला यहां से बनेगा। इसके बाद हमारा बनेगा तीसरा फार्मूला, जिसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, जिसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। याद रखिए ऊपर नीचे दो सर्किल है तो दोनों के क्षेत्रफल को आपस में ऐड कर लेंगे। तो इसमें आपका होगा वक्र पृष्ठ और प्लस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच और 2 इंटू यहां से लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई आर को निकालेंगे तो अंदर आएगा एच प्लस आर। इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिए, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये हमारा आएगा टोटल सरफेस एरिया। यहां से आप देखेंगे कि किसी बेलन के लिए 3 फार्मूले एकदम मस्ट हैं, तीनों फार्मूले को अच्छे से आप जान लेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है कोण संकोण। देखिए कोण यानी कि संकोण, इसको लिखना है कि यह एक पिरामिड की आकृति का होता है, यह एक पिरामिड की आकृति का होता है, यह एक पिरामिड के आकृति का होता है, जिसके आधार में एक वृत्त होती है, जिसके आधार में एक वृत्त होती है। याद रखें। तो ये कैसे बनेगा फिगर देखें, ये आपके सामने एक कोण बनकर नजर आ रहा है। तो इसके आधार में एक्चुअली होता क्या है, इसके आधार में एक सर्किल होती है, ऐसे तो आधार में एक सर्किल होती है, तो आप इस सर्किल के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस सर्किल के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कि सर्किल के ऊपर अगर मैं पिरामिड बना दूं तो फिर एक पिरामिड बना दें, तो सर्किल के ऊपर अगर पिरामिड को बनाने की कोशिश किया जाएगा तो देखें ये जो भी आपका बनेगा आकृति, वो आकृति बनकर शंकुनुमा तैयार हो जाएगा। तो यहां से आप देखें कि यह बन गया आपका एक कोण बना इस तरीके से। इस पर एक हाइट ले लें, ऊंचाई ले लीजिए, देखिए
ठीक, देखिए इसको बोल सकते हैं यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको r से डिनोट करें। ये वाली यहां से लेकर यहां तक की दूरी को स्मॉल h से डिनोट करें, और ये साइड में जो लाइन दिख रहा है उसको l से डिनोट करें। सबका अपना एक नाम भी होता है, जैसे इसमें देखें यल आ गया तो इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलेंगे हम तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई के लिए एक फार्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर में आपको r स्क्वायर को जोड़ लेना होगा। r और h पीछे वाले मतलब फिगर से बताया जा चुका है कि r त्रिज्या और h आपका एक ऊंचाई को डिनोट करेगा। तो यहाँ से अब पूछा जा सकता है पहला फार्मूला कि बताइए इसका आयतन के लिए फार्मूला क्या होगा। तो आयतन के लिए होता है 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल गुणे, और यहां से लगा सकते हैं ऊंचाई को। तो इस प्रकार से r कर लीजिए, तो लिखेंगे 1/3 आयतन का फार्मूला देखिए क्या बनकर तैयार होगा। आयतन बराबर होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इस प्रकार से आयतन का ये फार्मूला नजर आ रहा है। दूसरा फार्मूला होगा जिसको बोलेंगे कवर्ड सरफेस एरिया। अब इसके लिए फार्मूला आप लगा सकते हैं 1/2 आधार की परिधि, आधार में वृत्त है तो वृत्त की परिधि भी लिख सकते हैं, तो आधार की परिधि गुणे तिर्यक ऊंचाई। अब इसमें तिर्यक ऊंचाई को स्लेंट हाइट से दर्शाएंगे, यानी स्मॉल l से दर्शाएंगे। तो यहां से जब आप फार्मूले को निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके वक्र पृष्ठ का फार्मूला देखिए क्या निकल कर आएगा आपका पाई स्मॉल r l। उसका तीसरा फार्मूला होगा जिसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। इसमें आप वक्र पृष्ठ ले लें और वक्र पृष्ठ में आपको क्या करना है कि वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा पाई स्मॉल r l और ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। जैसे पाई r को निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा r प्लस l। तो शंकु के लिए आपके सामने 3 फार्मूले हैं। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले तो पाई r को निकालेंगे, ब्रैकेट में बचेगा r प्लस l। इसके बाद हमारा अगला जो आकृति आती है अगली, उसको बोलते हैं स्फीयर यानी कि गोला, उसको बोलते हैं स्फीयर यानी कि गोला। अब देखें गोला से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है इसको देखा जाए। अब देखें गोला होता है तो इस मान लेते एक बड़ा सा गोला है, एक बड़ा सा गोला है। अब इस गोले में ध्यान से समझेंगे, इस गोले में क्या क्या चीजें पाई जा सकती है। अगर मान लेते बड़ा सा एक गोला आ गया आपके सामने ऐसे, तो गोला के अंदर एक सेंटर होगा और इस सेंटर से बाहर की जितनी भी दूरियां होगी उन सभी दूरियों को हम रेडियस से दर्शाएंगे, त्रिज्या से दर्शाएंगे। तो ये वाली दूरी हमारी हो गई त्रिज्या, स्मॉल r से डिनोट कर लीजिए इसको। तो पहली चीज इसमें पूछा जा सकता है कि बताइए गोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा। सी टेट में एक्चुअली फार्मूले से रिलेटेड ज्यादा चीजें पूछा जाता है, इसलिए सभी फार्मूले का डिस्कशन मैं पहले ही कर देना चाहता हूँ। इस पर जो 5, 10, 20 क्वेश्चन बने को लास्ट में करा दूंगा इसका। तो इसके आयतन का फार्मूला बनेगा 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है इसके वॉल्यूम का फार्मूला। और इसके वक्र पृष्ठ कवर्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हो, दोनों मान सेम होते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए आपसे अगर पूछ दे तो ये दोनों फार्मूले सेम होंगे, जिसको बोलेंगे 4 पाई r स्क्वायर। तो आप इस तरीके से गोले के 2 फार्मूले को रख कर और भी चीजों को निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं अर्धगोला, अर्धगोला जिसको बोलते हैं सेमी स्फीयर। तो अर्धगोला में होता क्या है कि इस तरीके से मान लेते आकृति आपकी बनी है अर्धगोले में। अर्धगोले को अगर लेना है तो जैसे मान लेते तरबूज है कोई, और तरबूज को बीच में से काट दीजिए। तो तरबूज को बीच में से काटेंगे तो रेड वाला एक पार्ट्स नजर आएगा, एक ग्रीन वाला पार्ट्स नजर आएगा। कहा जाता है कि अगर ग्रीन वाले पार्ट्स के एरिया को निकालेंगे तो कवर्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ होता है, और रेड वाले एरिया को उस ग्रीन वाले एरिया के साथ जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा।
और अंदर जितना माल मटेरियल वो रखा हुआ है तरबूज, वो सब वॉल्यूम को दर्शाएगा। अंदर जितने भी रेड पार्ट्स है सबको सब वॉल्यूम है। तो यहाँ से पहली चीज आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसका आयतन आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आयतन के लिए 4/3 था गोला के लिए, तो 4 का आधा कर दो तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा इस पर होगा वक्र पृष्ठ, इसका क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बस पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें संपूर्ण पृष्ठ थोड़ा बदल जाता है। अगर आपसे पूछ दे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ दे तो सुनिए, तरबूज वाले में मैंने बताया कि ग्रीन वाला पार्ट्स जो होता है उसको हम बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया। तो यानी कि ये वाला जो पार्ट्स था इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट्स था, ये वाला देखें, ये वाला जो पार्ट्स था ये पूरा आपका, इसको बोल सकते हैं आपका वक्र पृष्ठ, ये वाला पार्ट्स। ऊपर वाला जो पार्ट्स दिख रहा है ये वाला, इनको अगर आपने छोड़ दिया तो फिर ये वक्र पृष्ठ को ही दर्शाएगा। लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है तो फिर इस वाले एरिया को भी कवर करना पड़ेगा। तो जो आपके सामने इधर जो कलर किया जा रहा है पूरा का पूरा, ये कवर्ड सरफेस एरिया को दर्शाएगा, ये वाला देख लें एक बार। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो फिर ये जो पूरा व्हाइट पार्ट्स दिख रहा है, सफेद पार्ट्स, इनके साथ जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है उसको भी जोड़ना होगा। तो देख लें एक बार, देखिए ये आपके सामने जो दिख रहा है, अभी आपके सामने देखें ये वाली जो पूरा का पूरा पार्ट्स है, ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट्स है, इसको हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। आज जैसे संपूर्ण पृष्ठ अगर आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो इस व्हाइट वाले पार्ट्स में जो वक्र पृष्ठ है, ये ब्लैक वाले एरिया को भी आप जोड़ लेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा आपका इधर से कवर हो जाएगा। देखें जैसे ये वाला पार्ट्स आपका है, इधर जो इस वाले पार्ट्स को अगर मैंने ऐड कर लिया, ये वाला जो पार्ट्स दिख रहा है ये वाले पार्ट्स को, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल पूछना चाहता है तो आप क्या करें, व्हाइट वाले पार्ट्स के साथ रेड वाले पार्ट्स को भी ऐड कर लीजिए। ये पूरा का पूरा हम कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा 3D फिगर आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह से देखने से 3D फिगर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिए आपके सामने जो सेमी स्फीयर बना हुआ है, यानी अर्धगोला जो बना हुआ है, ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। अब देखें ये जो व्हाइट वाला पार्ट्स है कवर्ड सरफेस एरिया, और व्हाइट के साथ अगर रेड वाले पार्ट्स को भी ऐड कर लेंगे तो आपका होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि इसके लिए ध्यान देंगे कि अगर आपको निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया कवर्ड सरफेस एरिया और प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया वो रेड वाला पार्ट्स। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो लीजिए मेंसुरेशन के सारे फार्मूले आपके पास हैं और इस तरीके से आप मेंसुरेशन के सभी फार्मूले को अपने पास रख लेंगे। तो आते हैं अब इसके क्वेश्चन वाले सेशन को शुरू करते हैं कि इस पूरे चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कितना क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए अब पहला क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं इस पे, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने इस पर आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी घन का आयतन, किसी घन का आयतन 512 मीटर क्यूब है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अगला क्वेश्चन, या एक ही क्वेश्चन को सॉल्व भी करते चल रहे हैं। यहां देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। बोला गया है आपसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई घन है जिसका अगर आयतन 512 मीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो अगर यहाँ से आयतन दिया है और घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो घन का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकालना है, याद रखेंगे तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा 6a² का। लेकिन अभी हमें a फाइंड आउट नहीं है, a यहाँ से गायब है।
तो ये निकालेंगे आयतन से, तो आप याद रखें आयतन यहां से गिवन है 512 मीटर क्यूब। इसके आयतन का फार्मूला लगा लीजिए, ए क्यूब इक्वल टू 512। अब जब पिछले क्लास में जाएंगे तो सब कुछ चीजें यहां से मिलेगा। देखें यहां से देख लीजिए, यहां देखें आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर है और आयतन के लिए a क्यूब है। तो आप a क्यूब वाला फार्मूला लगा लीजिए आयतन के लिए। तो आयतन के लिए a क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। इसमें भी देख लें, इसमें भी थोड़ी सी चीजें आप देख लें। दो सर्किल वाला जो पार्ट्स था, ये वाला जो है आपका, ये वाला जो पार्ट्स है ये सर्किल को दर्शाएगा, ये वाला पार्ट्स। जैसे ये थोड़ा सा 3D फिगर इसको बना देता हूँ कि फिर 3D फिगर नजर आए। ये जो आपका बेलन बना है, तो बीच वाले जो पार्ट्स को हम बोलेंगे, ये वाला देखें, ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पूरा का पूरा बीच वाला नीचे, ये पूरा आपके सर्किल को दर्शा रहा था। जैसे देखिए ठीक, और ऊपर वाले पार्ट्स को भी रंग लीजिए। अगर मैं यहां से दर्शाना चाहूँ इस बेलन को, तो बेलन देखिए कैसे बना है। देखिए कैसे बन गया, और ये बीच वाला पार्ट्स हो गया। ठीक, और इसके बाद बीच वाले आकृति को हम ले लेते हैं व्हाइट से, और बीच वाला जो पार्ट है ये वाला, इस पूरे को व्हाइट से रंग दीजिए, ये वाला। तो ये आपके सामने जो फिगर बन के तैयार है अब इस समय, इसको हम बोल सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा ये सिलेंडर की तरफ नजर आएगा, ये वाला। देखिए ये सिलेंडर की तरह नजर आ रहा है आपका। ठीक है, थोड़ा सा इधर डाउन है तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे और क्या। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इस सिलेंडर का है। तो इसमें अगर सिलेंडर के बारे में बता रहे थे, ऊपर जो रेड रेड वाला पार्ट्स है वो हम कह सकते हैं 2 सर्किल है, बीच वाला व्हाइट वाला पार्ट्स आपका होगा वो कवर्ड सरफेस एरिया होगा। आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने एक रखा था, ये वाला। अब यहाँ से आपसे पूछना ये चाहता है कि बताएं आयतन अगर दिया है तो फिर, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें। तो a बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 512, और 512 का क्यूब रूट होता है 8 का। इसको जब आप तोड़ेंगे तो लिखेंगे 8 इंटू 8 पेयर बन गया। तो इसलिए a इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 मीटर, और इसमें रख लीजिए आंसर हो जाएगा 6 इंटू 8 ये आएगा आपका 6 इंटू 64 हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 384 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इन्हीं के बेस पर दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि 2 घन है, जैसे कह देगा 2 घनों के आयतन के बीच, 2 घनों के आयतन के बीच 8/64 का अनुपात है, 8/64 का अनुपात है। 8/64 का अनुपात है, तो दोनों घनों के लिए, दोनों घनों के लिए बताइए, क्या बताइए भाई। तो ए है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, पहला पूछ लेगा भुजाओं का अनुपात बताइए, भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बी पूछ लेगा विकर्णों का अनुपात क्या होगा, विकर्णों का अनुपात बताइए। आपसे सी पूछ लेगा कि बताइए विकर्णों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लेगा, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात।
अनुपात क्या होगा। बस ये 3 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे, देखेंगे कि इस पर हमारे जो चीजें होंगी कैसे यहाँ से निकल कर आएंगे। तो देखो आपके सामने आयतन का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ से देखेंगे तो आयतन का अनुपात आपके सामने दिया है। तो आयतन का अनुपात दिया था, यहाँ पे लिख सकते हैं V1 संबंधे V2 इक्वल टू है 8 संबंधे 64। ये दोनों कट रहे तो काट लीजिए, 1 संबंधे 8 आ जाएगा। तो V1 संबंधे V2 इक्वल टू आ चुका है 1 संबंधे 8 का। अब यहां से पूछा गया कि बताइए भुजाओं का अनुपात, यानी कि A1 संबंधे आपसे A2 पूछा गया है। अगर भुजाओं का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो हम जानते हैं आयतन बराबर होता है भुजाओं का क्यूब, यानी कि अगर आयतन निकालना है तो यहाँ पे आपको क्यूब डालना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्यूब डालना पड़ेगा। डायरेक्ट ये समझ में आएगा आपके आगे कि 1 संबंधे 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से A1 संबंधे यहाँ से A2 हो जाएगा। एक बड़ा सा क्यूब लगाएंगे, पहले एक बड़ा सा हम क्यूब लगाएंगे, एक बड़ा सा क्यूब लगाएंगे। देखें यहाँ से A2 हो गया, एक बड़ा सा हम यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे 1 संबंधे 8। और 1 संबंधे 8 जब रखेंगे तो देखिए आपके सामने A1 संबंधे A2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगा 1 संबंधे 2। तो भुजाओं का अनुपात अगर आपसे पूछा है तो 1 संबंधे 2 निकल कर आएगा। दूसरा आपसे पूछा है विकर्णों का अनुपात बताइए। अगर यहाँ से विकर्णों का अनुपात अगर मुझे निकालना है, विकर्ण का अनुपात, तो विकर्ण का अनुपात निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा, A1 √3 लगाना पड़ेगा और संबंधे A2 √3। तो √3 आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो जब कुछ बिगाड़ नहीं सकता है तो विकर्ण के कुछ बिगाड़ नहीं सकता है तो विकर्ण के लिए याद रखें, विकर्ण के लिए हमेशा आप क्या यूज करेंगे, A1 संबंधे A2। और A1 संबंधे A2 की वैल्यू कितना आया है 1 संबंधे 2, यानी विकर्ण का भी अनुपात 1 संबंधे 2 ही होगा। इसके बाद तीसरी चीज आपसे पूछा गया है, तीसरा चीज कि बताइए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर आपसे पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताएं क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए 6A1 स्क्वायर संबंधे 6A2 स्क्वायर। तो 6 आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता है, इसलिए आप सिर्फ A1 स्क्वायर संबंधे A2 स्क्वायर लगा लेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर संबंधे 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आंसर 1 संबंधे 4 का आ जाएगा। यानी कि पूरे ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को अगर निकालना हो तो निकालने के लिए हमेशा आपको क्या करना होगा कि भुजाओं को निकालना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में हट गया किनारे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। जैसे इधर साइड में दिख रहा होगा भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे A1 संबंधे A2 इक्वल टू 1 संबंधे 2। विकर्णों के लिए फिर वही भुजाओं का अनुपात ही हो जाएगा। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है तो बस उसका स्क्वायर कर लेंगे भुजाओं का। एक और क्वेश्चन इसी के जस्ट बेस पर ले लेते हैं। अगर आपके सामने मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे आ जाए, दे दे यदि दो घनों के आयतन के बीच दो घनों के आयतन के बीच 64 संबंधे 125 का अनुपात है तो विकर्णों का अनुपात पहली चीज। दूसरा क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात और तीसरा आप रख सकते हैं भुजाओं का अनुपात। वैसे इसको पहले दे देना चाहिए था, भुजाओं का अनुपात, और नीचे लिख लीजिए बताइए। ये आपके सामने है। याद रखें हम जानते हैं कि इसमें V1 संबंधे V2 दिया है आपके सामने 64 संबंधे 125। तो पहली चीज, तीसरा क्वेश्चन पहले बता रहा हूं,
A1 संबंधी अगर आपको A2 निकालना है तो डायरेक्ट आप क्यूब रूट लगाएं और V1 संबंधी V2 ले लें। तो यहाँ से क्यूब रूट लगाकर 64 संबंधी 125 ले लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा A1 संबंधी A2 इक्वल टू 4 संबंधी 5। बस पहले का आंसर आ चुका है। अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ ले विकर्ण का अनुपात क्या होगा, तभी मैंने कहा कि विकर्ण का अनुपात अगर आपसे पूछता है, विकर्ण का अगर अनुपात आपसे पूछता है तो बस आपको क्या करना है कि भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। इसके लिए आपको क्या लेना है, भुजाओं का अनुपात ले लेना है, भुजाओं का अनुपात ले लेना है। तो जैसे यहाँ से भुजाओं का अनुपात लेंगे तो विकर्ण का अनुपात चलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे भुजाओं का अनुपात A1 संबंधी A2 है, तो जस्ट इसके नीचे आपको लगा लेना है A1 संबंधी A2। तो इस तरीके से आपका आएगा A1 संबंधी A2 4:5। तो बहुत इजी तरीके से आप लगा सकते हैं। फिर पिछले सारे चीज़ों पे जब हम आएंगे, पीछे वाले फिगर पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ से देखेंगे आप वर्ग वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, घन वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी घन वाला है। तो घन में आयतन वाला फार्मूला A3, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² और विकर्ण a√3। तो विकर्ण में केवल a के साथ √3 है, अनुपात में √3 गायब हो जाता है, सीधे भुजाओं के साथ ही अनुपात चले आते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। देखें तो आपने ये वाला आप समझा होगा अच्छे से कि अगर A1 संबंधी A2 4 संबंधी 5 है तो विकर्ण का अनुपात A1 संबंधी A2 ही होगा। तो बस 4 संबंधी 5 आपको रख लेना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीसरा सॉल्व हो गया और बीच में दूसरा क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है। तो इसको देखिए क्या करना है। लिखा है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ इसको छोड़ दीजिए, अगर प्रश्न में क्षेत्रफल शब्द है तो सीधे जो आपने भुजाओं के बीच में अनुपात निकाला है तुरंत उसका वर्ग कर ले। तो यानी 4 संबंधी जो 5 है बस इसका वर्ग कर लीजिए और आंसर होगा 16 संबंधी 25 और फाइनली आपका आंसर होगा। तो याद रखें, अगर आयतन दिया है तो पहले भुजा निकालें क्यूब रूट निकालकर। आज जैसे आपके सामने भुजा निकल जाएगा क्यूब रूट के साथ, तो विकर्ण के लिए मैंने बताया कि भुजाओं का अनुपात ही विकर्ण का अनुपात होगा, यानी इसलिए विकर्ण का अनुपात हो गया 4 संबंधी 5, वही हो गया। आज सेकेंड क्वेश्चन है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जैसे क्षेत्रफल मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पर और भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपसे पूछ दे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखिए इसमें भी क्षेत्रफल शब्द लगा है, इसलिए A1² संबंधी A2² हम लगाएंगे। तो इसलिए 4 का स्क्वायर संबंधी 5 का स्क्वायर और आ जाएगा 16 संबंधी 25 आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल शब्द जब दिखे तो सीधे भुजाओं का स्क्वायर करिए, वह किसका क्षेत्रफल है इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक थी इस पर 2-3 क्वेश्चन मैंने कराया और फार्मूले को भी आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो सब कुछ चीजें आपके सामने हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और भी हो सकता है इसके बेस पर, एक और क्वेश्चन करा देते हैं फिर अगले क्लास में देखा जाएगा। तो देखें एक और क्वेश्चन कराता हूं। यदि किसी अच्छा क्वेश्चन लेता है, यदि किसी कमरे में हवा का आयतन यदि किसी कमरे में हवा का आयतन 204 मीटर क्यूब है तथा कमरे की ऊंचाई मतलब कमरा कितना ऊंचा बना हुआ है, कमरे की ऊंचाई कितना ले लें, 4 मीटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कमरे की ऊंचाई 4 मीटर हो तो, बहुत बड़ा कमरा है, 4 मीटर बहुत लंबा होता है। कमरे की ऊंचाई 4 मीटर हो तो पूछ सकता है कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। फर्श का क्षेत्रफल बताइए। तो कमरा, तो याद रखिए कोई भी कमरा होता है वह किस आकृति का हो सकता है, सबसे अधिकतर आकृति घनाभ मिलता है या यहाँ पर घन भी हो सकता है। तो हमको लगता है कि 100 में 90% जो कमरा होता है, जैसे कोई भी कमरा हो वह किसी क्यूबाइड या क्यूब की तरह नजर आता है। तो हम मान लेते हैं जो कमरा है ये घनाभ की आकृति का है।
तो हमको पता है कि घनाभ जो होगा, घनाभ, जो घनाभ होगा, इस घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या हो सकता है? तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जो दिया है नीचे, तो ये एरिया को दर्शाता है, यह फर्श के एरिया को दर्शाता है। तो इन्हीं की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। आयतन दे रखा है 204 और ये एरिया आपसे पूछना चाहता है, और ये चीज के साथ लगा दीजिए। तो एरिया की वैल्यू आ जाएगा, एच की वैल्यू कितना दिया है, 4 मीटर दिया हुआ है। डिवाइड कर दीजिए, तो 204 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 51 मीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल देखेंगे 51 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अगले क्लास में फिर मिला जाएगा इसके अगले एपिसोड के साथ। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।